2020 का जो एकेडमिक ईयर है ये उथल पुथल से भरा रहेगा। 2021 का एकेडमिक ईयर 2020 के एकेडमिक ईयर से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 10th के बाद होती है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। हर एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं अपने लिए। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी ही चीज है जिसके बारे में आज मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जून जुलाई के महीने से आपको अपने 10th के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने स्टार्ट करने पड़ेंगे और जीके पे ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कोरोना के समय पे आपने क्या किया, और ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉलेज के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और नया ट्रेंड जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा वो है पार्ट टाइम जॉब्स का। जो सीखता जाएगा वही कोरोना को जीतता जाएगा। जागरण जोश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कोरोना वायरस की अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है और इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमें बार बार सता रहा है कि हमारी जॉब्स का क्या होगा, हमारे फ्यूचर में क्या स्टेबल जॉब्स लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, कौन से सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, कौन से सेक्टर्स में रिसेशन रहेगा और कब तक रहेगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा। और इन सब सवालों के साथ शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये सब होते हुए हम क्या कर सकते हैं करियर रेडी रहने के लिए। तो इन्हीं सब विषयों पे आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में। मेरा नाम है सौरभ नंदा और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना वायरस के बाद केवल वो व्यक्ति सफल होगा जो कोरोना वायरस के समय में, इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को नॉर्मल टाइम से भी ज्यादा बिजी रखता है। Only those people will emerge as winners after coronavirus pandemic who keep themselves busier than usual. तो अपने आप को बिजी रखना शायद ये सबको पता था, लेकिन अपने आप को हम बिजी तभी रख सकते हैं अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन हो। और मैं आपको ये बता दूं, जहां तक एजुकेशन सेक्टर की बात है, तब तक वहां तक हमारे पास केवल 3 ही ऐसे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के जिसको आपको फॉलो करना है। उन्हीं सोर्सेज से आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी और उन्हीं सोर्सेज से आई हुई इंफॉर्मेशन के बेस पे आप प्लानिंग कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। पहला सोर्स गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपके स्टेट की गवर्नमेंट हो, जब तक गवर्नमेंट कोई आदेश नहीं देती, जब तक वो करेक्ट गाइडलाइंस नहीं देगी, हमारे एजुकेशन बोर्ड्स सही इंफॉर्मेशन या फिर सही गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और जब तक हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हमें नहीं बताएंगे कि किस दिन एग्जाम्स होंगे, किस दिन रिजल्ट्स आएंगे, एडमिशन कैसे होगी, आगे जाने का रास्ता क्या है, तब तक हम सही प्लानिंग नहीं कर सकते। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका स्कूल। अगर आप एक स्कूल के छात्र हैं या फिर अभी आप एक पेरेंट हैं जिनका बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है, तो अपने स्कूल से डायरेक्ट टच में रहिए, लगातार उनके साथ बात करते रहें, क्योंकि आपके स्कूल के पास बहुत इंफॉर्मेशन है। स्कूल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बोर्ड्स के साथ, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन स्कूल्स को मिलती है। तो अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स से लगातार टच में रहें, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिसकी वजह से हम सही प्लानिंग कर पाएंगे। और थर्ड सोर्स, शायद आपने गेस कर लिया होगा, थर्ड सोर्स है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का यूनिवर्सिटी या कॉलेज। आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करने वाले थे स्कूल के बाद, या जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हैं, या फिर उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहां पर आप शायद पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स करने के लिए अप्लाई कर रहे थे या आगे स्टडीज अप्लाई कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी ही आपको बताएगी कि एडमिशन कैसे होगी। वही यूनिवर्सिटी बताएगी कि अगला टेस्ट कब है, रिजल्ट्स कैसे दिए जाएंगे, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट्स होंगी कि नहीं होंगी, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो किस प्रकार से होगा। अब हमें ये समझ आ गया कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं वो 3 हैं, और जब इन 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तभी हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी सफलता की ओर चल सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रश्न उठता है जब हम सफलता की बात करें कि पढ़ाई के बाद मार्केट में क्या होगा, जॉब्स मिलेंगी कि नहीं, इकोनॉमी आगे चलेगी कि नहीं। दोस्तों, इकोनॉमी अभी एक गाड़ी की तरह है जो सड़क पर चलते चलते रुक गई है। पंचर नहीं हुआ है, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, इंजन सही सलामत है, लेकिन फिर भी गाड़ी रुकी हुई है। और जब गाड़ी रुकी हुई है तो गाड़ी के हर पुर्जे में भी कोई हरकत नहीं है, वो सब पुर्जे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी थम गई है।
और जब इकोनॉमी थमेगी तो जॉब्स की मार्केट भी ऑटोमेटिकली थम जाती है, क्योंकि नई डिमांड नहीं है, कंपनीज के पास नया काम नहीं आ रहा, उनको और लोगों की जरूरत शायद अभी नहीं हो, तो जॉब्स बहुत कम अवेलेबल हैं अभी। और इसके बाद सवाल रहता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस हैं, अगर इकोनॉमी का ये हाल है, लेकिन ये कब तक रहेगा और कैसा रहेगा? तो मैं आपको ये बता दूं, 2020 का जो एकेडमिक ईयर है ये उथल पुथल से भरा रहेगा। कभी भी आपको सही इंफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं मिलेगी। आज ये रिजल्ट आया, कल इस डेट को ये होगा, और अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीजें होती रहेंगी। 2021 का एकेडमिक ईयर 2020 के एकेडमिक ईयर से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तब तक हम समझ जाएंगे कोरोना वायरस को मैनेज कैसे करना है और अपनी एजुकेशन को भी सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है। साथ ही साथ इकोनॉमी ओपन होना स्टार्ट होगी, कंपनीज जॉब्स ऑफर करना स्टार्ट करेंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2021 भी एकदम नॉर्मल रहेगा जैसे 2019 था या 2018 था। नॉर्मल होने में समय लगेगा, कब तक होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, अभी हमने समझा कि अगले 2 साल 2020 और 2021 में काफी अनसर्टेनिटी रहने वाली है, काफी उथल पुथल रहेगी। तो अगला सवाल नेचुरली ये उठता है कि अगर इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम अभी क्या कर सकते हैं करियर रेडी रहने के लिए? हम ऐसी क्या क्या चीजें करें जिससे कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए हम उसे हाथ से जाने ना दें और सफलता की तरफ चलते रहें। इस सेक्शन को मैं एक्चुअली क्लास वाइज डिवाइड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th के बच्चों से बात करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि क्लास 10th आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट पड़ाव है, क्योंकि क्लास 10th में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सही स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं, फिर 12th की फाउंडेशन और फिर एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बातें हम बार बार सुन चुके हैं। मैं आपको कुछ अलग बातें बताना चाहूंगा। क्लास 10th के छात्रों, अब आपके पास समय एक्चुअली में ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आपको बसें लेकर स्कूल नहीं जाना पड़ता, ट्यूशन भी आपके घर में ही होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है हमें इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा फ्यूचर आसान हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 10th के बाद होती है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो यहाँ पर मैं क्लास 11th के बच्चों को भी इन्वाइट करना चाहूंगा कि अगर आप 10th में या 11th में हैं तो स्ट्रीम सिलेक्शन शायद आपका सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। क्लास 11th के बच्चों के लिए तो शायद ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स ने बोल दिया है कि आपकी स्ट्रीम्स फ्रीज हो चुकी हैं। अब अपनी स्ट्रीम जो आपने चूज की थी, यू कैन नॉट चेंज देम। लेकिन अभी भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने टाइम दिया है बच्चों को, ताकि अगर वो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्या हम स्ट्रीम चेंज ऐसे ही कर लें बिना किसी सोचे? आई थिंक देयर इज अ बेटर वे, एंड दैट वे इज कॉल्ड अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट। एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट जिसको अगर मैं नॉर्मल शब्दों में कहूं तो अपने आप को समझना, अपने आप को परखना। आपके पास अभी समय है, आप रोज इंटरनेट पे टाइम लगाते हैं, मैं आपसे ये रेकमेंड करूंगा प्लीज इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इंडियन वेबसाइट्स हैं, जो आपका टेस्ट लेकर आपको ये बताएंगी कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनल चॉइसेस कैसी हैं, और जिसकी वजह से किस स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए और उसकी वजह से किस करियर ऑप्शन में आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो असेसमेंट करने से पहले छोटी सी आपको चीज बताना चाहूंगा असेसमेंट के बारे में। कोई भी टेस्ट के पीछे आप जाते हैं उसमें 3 चीजों का जरूर ख्याल रखें। पहली चीज है एप्टीट्यूड। उस टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, उसको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टर्म है और इसका मतलब होता है योर नेचुरल टैलेंट, या वो गुण जिसके साथ आप पैदा हुए थे। ये गुण आपको आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली से मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो नई नई भाषाओं को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसा आपके अंदर स्पेशल क्या है जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या आपने स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई की थी? नहीं, क्योंकि ये आपका नेचुरल टैलेंट है। सिमिलरली बहुत लोग हिसाब बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत लोगों का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। ये सारे आपके नेचुरल एप्टीट्यूड्स हैं और हर एक में ये सारे एप्टीट्यूड्स होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, और यही हमें यूनिक बनाता है। इनको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट है पर्सनालिटी। अगर आप एक इस टाइप के पर्सनालिटी हैं जिनको लोगों से एनर्जी मिलती है, लोगों के साथ घुल मिल के ही वो खुश रहते हैं, तो लॉकडाउन में आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। तो ऐसे लोगों को अगर मैं बोलूं कि आप रिसर्च का करियर ले लीजिए तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या शायद आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। और तीसरी चीज इंटरेस्ट, मोटिवेशन। अगर आपकी मोटिवेशन है कि आप पूरी दुनिया घूमें, लेकिन आप एक ऐसी जॉब ले लें जहां पर आपके पास समय ही ना हो अपने शहर को छोड़ के कहीं जाने का, तो आप दुनिया कैसे घूमेंगे? तो इसीलिए करियर ऑप्शन इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप अभी डिसीजन ले लेंगे तो बाद में आपकी लाइफ में बहुत फायदा होगा। करियर स्विच करना
पॉसिबल है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, और सबके लिए इसीलिए वो बहुत इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इसीलिए यही समय है इसके ऊपर ध्यान देने का। दूसरी चीज 10वीं और 11वीं के बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई पे फोकस करें। मुझे पता है ये लाइन आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, हम एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर में हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हैं जहां पर मार्क्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, और इसीलिए हम जितना बेस्ट दे सकें उतना हमें देना चाहिए। अब जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो क्लास 10th के बच्चों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 10th को लाइटली ना लें। जब मैं लाइटली की बात करता हूं, मुझे पता है आप बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपको उतना ही फोकस अपने इंटरनल्स और सेशनल्स पे देना है। जो फाइनल एग्जाम से पहले जितने एग्जाम्स हैं, यूनिट टेस्ट भी कहते हैं उन्हें, उन सब एग्जाम्स को आपको अच्छी तरीके से करना है। तभी आपके फाइनल एग्जाम्स में इतने मार्क्स आएंगे कि आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। 11th के बच्चों, आपको एक और चीज करनी है अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग फॉर 11th। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। अब एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको मैं, कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं होता। हर एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं अपने लिए। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी ही चीज है जिसका बारे में आज मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। क्लास 10th करने के बाद आप एक्चुअली में एलिजिबल होते हैं 4 बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस के लिए एलिजिबल होने के लिए। 4 ही नहीं, करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन 4 के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि ये काफी पॉपुलर करियर ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल, लॉ, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड होटल मैनेजमेंट। अब आप खुद सोचेंगे ये चारों बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन इन सब में कॉमन चीज एक ही है कि अगर आपने 10th सक्सेसफुली कर ली है तो आप इन चारों के एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं। इनको हम स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शंस भी कहते हैं। इन सबके एंट्रेंस टेस्ट में कुछ चीजें कॉमन हैं। वो क्या है? इन सब में 10th लेवल इंग्लिश, 10th लेवल मैथ्स और जीके पूछा जाता है। हाँ, हर टेस्ट में एक आधा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है। लॉ में लीगल स्टडीज एक्स्ट्रा होता है, होटल मैनेजमेंट, जनरल साइंस और सर्विस एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उसकी पढ़ाई आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तब भी आप सबके लिए एलिजिबल हैं। इनको स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शंस इसलिए कहा जाता है कि बाय चांस अगर आप गलत स्ट्रीम में फंस गए, आपको 11th में 8 महीने 9 महीने के बाद रियलाइज होता है कि शायद ये स्ट्रीम मेरे लिए सही नहीं थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है, तो आप हताश ना हो क्योंकि ये ऑप्शंस आपके लिए हमेशा खुले हैं। इसीलिए क्लास 11th के बच्चों, जब मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट ये है कि जून जुलाई के महीने से आपको अपने 10th के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने स्टार्ट करने पड़ेंगे और जीके पे ध्यान देना पड़ेगा। जीके ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती, आपको लगातार उसके लिए आदत बनानी पड़ती है। न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, ऑनलाइन न्यूज देखने की, टीवी पे न्यूज आती है, लेकिन साथ में उसको समझ के याद भी रखना है। तीसरी चीज जो मैं 10th और 11th के बच्चों को बताना चाहूंगा, यही समय है जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर ऑप्शंस पे फोकस कर सकते हैं। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हर साल अब मार्क्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करती हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने हाई स्कूल में क्या क्या अचीव किया है, आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप स्कूल लीडरशिप में घुसना चाहते हैं, प्रीफेक्ट बनना चाहते हैं, मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो अभी समय है। आप डिबेट में पार्ट लेना चाहते हैं, स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, यही समय है, क्योंकि 12th में आपके पास टाइम नहीं होगा। 12th के बच्चों, अब आपकी बात करेंगे। तो ये 3 चीजें अगर आपने 10th और 11th में की होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा कि लाइफ काफी आसान हो गई है। अगर जिन्होंने नहीं की है तो उनकी आसान शायद लाइफ इतनी नहीं होगी, थोड़ी सी टफ रहेगी, लेकिन तब भी आप अगर प्लानिंग से चलें तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका सिलेबस बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। उस एक्स्ट्रा टाइम में आप ये बाकी चीजें कंप्लीट करें। जुलाई अगस्त तक की अपनी डेडलाइन लगाएं और उस डेडलाइन से पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएं। सो बच्चों, पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और 10th 11th के लिए असेसमेंट, अपने आप को समझना, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी आपको करना है, क्योंकि जब तक आप कॉलेज खत्म करेंगे तब तक इकोनॉमी दोबारा खुलेगी, आपके लिए जॉब्स की भरमार रहेगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कोरोना के समय पे आपने क्या किया, और ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉलेज के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉलेज की बात करते हैं, मैं सबसे पहले
फाइनल ईयर और लास्ट ईयर और सेकंड लास्ट ईयर के बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं जो अपने बैचलर की डिग्री कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग है तो फाइनल ईयर 4th ईयर होता है और सेकंड लास्ट ईयर 3rd ईयर, और अगर आप एक 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फाइनल ईयर 3rd ईयर और सेकंड ईयर आपका सेकंड लास्ट ईयर होता है। इन 2 सालों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा कोरोना वायरस की वजह से। तो मैं बहुत फ्रैंकली आपको बताता हूं, अगर आप फाइनल ईयर में हो या आपको जॉब ऑफर मिल गया है तो फिर हो सकता है कि आपका जॉब ऑफर कैंसिल कर दिया जाए। एक और चीज जो आपके साथ हो सकती है, जो बाकी बच्चों के साथ हुई थी जिन्होंने पिछला रिसेशन या पिछला वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस देखा था 2008 और 2009 में, उनके साथ भी सेम चीज हुई थी। मैं खुद 2009 का कंप्यूटर साइंस पास आउट हूं और वो समय हमारे लिए अच्छा नहीं था। जिन कंपनीज ने हमें जॉब्स भी दी उन्होंने कहा हमने आपको जॉब जरूर दी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वी विल कॉल यू, बट अभी हम नहीं बुला सकते क्योंकि अभी समय सही नहीं चल रहा, तो आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद, और कई कंपनियों ने तो ये भी कहा कि आप 1.5 साल बाद तक आए। आपके साथ भी वो हो सकता है। इसको हम कहते हैं ऑफर को डेफर करना, मतलब कि आपकी ऑफर आगे बढ़ गई है, ज्वाइनिंग डेट आगे बढ़ गई है। दूसरी चीज आपके साथ, एक और चीज जो आपके साथ हो सकती है, अगर आपकी जॉब ऑफर कायम रहे, अगर कंपनी कहे कि आपकी जॉब ऑफर रिजेक्टेड नहीं है, आप कैंसिल नहीं हुआ है, तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ सकता है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड इज अ ट्रायल पीरियड जो कंपनी आपके साथ देखती है, परखती है आपको कि आप कितने अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कंपनी के कल्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं। प्रोबेशन पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का, 6 महीने का, किसी भी समय का हो सकता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी की गाड़ी रुक गई है, प्रोबेशन पीरियड शायद आपका बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर आप ज्वाइन भी करेंगे तो घर से करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर करेंगे, शायद आपको उतना काम ना दे सकें कंपनी, ना ही आपको शायद ढंग से समझ सकें। एक और नया ट्रेंड जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा, वो है पार्ट टाइम जॉब्स का। पार्ट टाइम जॉब्स का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे फुल टाइम, तो कंपनी कह सकती है कि अभी हालत ठीक नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, कंपनी के पास शायद इतना पैसा या इतने क्लाइंट्स नहीं है कि आपको वो पूरे हफ्ते के लिए एम्प्लॉय करें। तो हो सकता है कि आपको हफ्ते में 5 या 6 दिन की जगह पे 3 दिन का काम मिले, क्योंकि कंपनी भी आपको छोड़ना नहीं चाहती, आप बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं उनके। और यही सिस्टम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी एम्प्लॉय हो सकता है कि कंपनी आपको बोले आप 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में हमारे साथ काम करें, हम इतना ही आपको सैलरी दे सकते हैं। इससे ही रिलेटेड एक और चीज है जो बढ़ेगी, और वो है प्रोजेक्ट बेसिस पे काम मिलना, जिसको हम गिग इकोनॉमी भी कहते हैं, GIG। गिग इकोनॉमी मतलब एक प्रोजेक्ट आया, एक टास्क मिला, उस टास्क को हमने कंप्लीट किया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते ही फिर हम दूसरे टास्क या दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करके। ज्यादातर ये काम फ्रीलांसर्स करते थे, या वो लोग जो किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, मल्टीपल कंपनीज के लिए एक साथ काम करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग के लिए भी कोई चाहिए, मुझे सोशल मीडिया के लिए कोई चाहिए, मुझे ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत सारा कंटेंट लिख सकता है, शायद इंग्लिश में, हिंदी में और भी भाषाओं में। तो मुझे ये अलग अलग टाइप के लोग चाहिए। और जैसे ही मेरी वेबसाइट बनती है, लेट्स से कि अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट था, 3 महीने के बाद ये सारे लोगों का काम खत्म हो जाएगा, तो उनमें से ज्यादातर लोगों को हम हटा देंगे या ज्यादातर लोग दूसरे प्रोजेक्ट में मूव ऑन कर लेंगे। अब यहां पर आप छोटी सी बात समझिए कि अगर आपके पास एक ही स्किल है, तो फिर आप वो स्किल का इस्तेमाल करेंगे, काम करेंगे और आगे आपको निकलना पड़ेगा। पर अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल हुआ, जब मैं स्किल की बात करता हूं तो वो प्रोग्रामिंग भी हो सकता है, वो सिंगिंग भी हो सकता है, वो ड्राइंग भी हो सकता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल है तो आप प्रोजेक्ट्स ज्यादा उठा सकते हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, कंपनीज आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करती हैं और आपको ज्यादा काम मिलता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि कॉलेज की जॉब्स के बाद तो काफी अनसर्टेनिटी है, तो नेचुरली एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये अनसर्टेनिटी कुछ सेक्टर्स में है, क्या कुछ सेक्टर्स में जॉब्स का इस तरीके से हाल होगा, या सभी सेक्टर में एक समान रहेगा। इकोनॉमी की गाड़ी थमी हुई है, सभी सेक्टर्स हताश हैं, सभी सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ा है और नेगेटिव इंपैक्ट है। कब पॉजिटिव होगा उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ सेक्टर्स की जरूर बात करना चाहूंगा जो एक्चुअली में अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनफैक्ट उनके अंदर कुछ ग्रोथ भी हो रही है कुछ सब सेक्टर्स की। सबसे पहला सेक्टर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से आज हम सेफ हैं।
लेकिन आप सबको भी पता है कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक की लिए भी हमारा हेल्थ सेक्टर रेडी नहीं था। तो फ्यूचर में हमारी सरकार और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि अगला अगर पैंडेमिक आए, जिसके आने के चांसेस हैं, तो हम रेडी रहें। जैसे हमने नेचुरल डिजास्टर्स के लिए NDRF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं ताकि हम जैसे भी कभी भी कोई तूफान या बाढ़ आती है हम हमेशा रेडी रहते हैं उसके लिए। सिमिलरली पैंडेमिक के लिए भी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जैसे WHO वर्ल्ड की है या अमेरिका में CDC है, और उसकी वजह से हम सेंट्रली कंट्रोल कर पाएंगे एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, टेक्नीशियंस, नर्सेज, डॉक्टर्स, इन सब का एक नेटवर्क बनेगा जिससे हम अगले पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकें। अब इस सेक्टर की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इसी डायरेक्शन से आएगी। नए हॉस्पिटल्स बनेंगे तो फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नया सेक्टर खुलेगा टेलीमेडिसिन का, जिसको अभी तक लोग नहीं मानते थे या फिर उसकी इंपॉर्टेंस कम थी। टेलीमेडिसिन की इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि एक एक्सपर्ट डॉक्टर हर जिले में नहीं मौजूद हो सकता। तो फिर ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहां पर हम टेक्नोलॉजी यूज करके, डॉक्टर टेक्नोलॉजी यूज करके कहीं और पे भी इलाज कर सकता है और अपनी राय दे सकता है, अपनी एडवाइस दे सकता है। नर्सेज, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ से जितने भी ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, वो US, यूरोप, मिडिल ईस्ट हर जगह जाते हैं। तो ये सेक्टर फ्यूचर में भी और ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया में भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। लैब टेक्नीशियंस, तो अगर आप MBBS नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ये ग्रोथ सेक्टर है। लैब्स बनेंगी जहां पर टेस्टिंग होती है, कोरोना की भी लैब में टेस्टिंग होती है, वैसे ही वहां पर लैब टेक्नीशियन चाहिए। इसके बाद मैं एक और चीज की बात करूंगा जो हेल्थ केयर सेक्टर का ही पार्ट है लेकिन शायद रिकग्नाइज नहीं किया जाता, वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल और होटल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप देखें, बड़ी सी बिल्डिंग, बहुत सारे कमरे, बहुत सारे लोग बाहर से आकर वहां पर रहते हैं, पेशेंट्स हों या गेस्ट्स हों, और उन सबको मैनेज करना, खाना बनाना, क्लीनलीनेस करना। तो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स इंडिया में मिलना थोड़ा मुश्किल है, सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो इसीलिए उनको जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो होटल मैनेजर्स या होटल मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स को ही हायर करते हैं। ये सेक्टर बहुत ग्रो करेगा। हेल्थ केयर में एक और सेक्टर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो है मेंटल हेल्थ केयर सेक्टर। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के शुरू होते ही तब से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए हैं हेल्पलाइंस पे जहां पर विमेन अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात की गई है। एक अंडर एस्टिमेटेड सेक्टर है जहां पर हमें बहुत सारे काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, और ये सेक्टर फ्यूचर में जरूर ग्रो करेगा क्योंकि हमें हर तरीके से सेफ्टी चाहिए। फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ। इसके अलावा अगर एक और सेक्टर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो है एड टेक या एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन सेक्टर ओवरऑल काफी अफेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर सब सेक्टर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। आप घर पे बैठे हैं, अभी आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, यस। ऑनलाइन क्लासरूम, यस। तो ये सारी चीजें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं और ये आगे भी बढ़ेगा। जैसे जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को ये समझ आ रहा है कि वो अपने क्लाइंट्स मतलब स्टूडेंट्स को कैंपस नहीं बुला सकते, तो उनको ऑनलाइन ही पढ़ाना है, तो इसलिए और अच्छे सिस्टम बनाए जाएंगे और बेहतर सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस वैसा ही मिले जो क्लासरूम में मिलता है, जो कि मुश्किल है लेकिन काफी हद तक उसको इंप्रूव करने की जद्दोजहद में वो लगे रहेंगे। तो जब हम इन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में ये सेक्टर्स ग्रो करने वाले हैं, तो हम फ्यूचर ऑफ जॉब्स की भी बात करते हैं कि फ्यूचर में जॉब्स कैसे होने वाली हैं। अब बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो कहती है 2040-2050 तक बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट एक आंकड़ा ऐसा है कि जिसमें कहते हैं 50% जितनी भी अभी नौकरियां हैं वो गायब हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई नौकरी एग्जिस्ट करती थी 2040 तक। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो 2040 शायद 2030 या 2025 बन जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी हम अभी यूज कर रहे हैं इतनी हमने कभी भी नहीं यूज की। सो फ्यूचर ऑफ जॉब्स कैसा होगा, कौन सी इंडस्ट्रीज रहेंगी, कौन सी नौकरियां नहीं रहेंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती है। कुछ नौकरियां जो 5 साल पहले तक थी अब वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन कुछ चीजें कांस्टेंट हैं। पिछले 3 साल से मैं बहुत लेक्चर्स ले रहा हूँ फ्यूचर ऑफ जॉब्स के बारे में, और उसमें मैं उनको 3 चीजें बताता हूँ कि नौकरी कौन सी रहेगी, उसका टाइटल क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन किस दिशा में वो नौकरी होगी,
किस डायरेक्शन में वो नौकरी होगी वो बता सकता हूँ। जब मैं दिशा की बात करता हूँ, मैं सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सब रहेगा, लेकिन हर सेक्टर में 3 टाइप के नौकरियां बढ़ती रहेंगी। पहली डायरेक्शन कौन सी है? पहली डायरेक्शन है गो डिजिटल, मतलब कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं तो आपके लिए हमेशा एक नौकरी रेडी रहेगी। दूसरी डायरेक्शन गो ह्यूमन, मतलब अगर आप ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और देना सीख रहे हैं, ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए हमेशा नौकरी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मशीन बहुत कुछ करेगा जो इंसान अभी करता है, लेकिन मशीन हमारे इमोशंस को नहीं समझ सकता। तो बहुत सारी ऐसी भी जॉब्स होंगी जहां पर एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ केयर, टीचिंग, एडवाइजिंग एंड सो मेनी अदर प्लेसेस। और जो तीसरी डायरेक्शन है वो ये है कि आप डिजिटल और ह्यूमन को पास लेके आए, मतलब कि आप एक ऐसा ब्रिज बनाएं ताकि जितनी चीजें अभी डिजिटल हैं वो ह्यूमन समझ पाए, हम लोग समझ पाए, उसको यूज कर पाए, और जितनी चीजें अभी कंप्लीटली इंसानों पे डिपेंडेंट है उसमें हम टेक्नोलॉजी डाल के उसको बेहतर बना पाए। तो ये 3 डायरेक्शंस हैं, गो डिजिटल, गो ह्यूमन एंड बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड डिजिटल। ये 3 डायरेक्शंस, ये 3 दिशाएं जहां पर अगर आप काम करना शुरू करें तो आपके लिए हमेशा एक नौकरी रहेगी फ्यूचर में। फ्यूचर की नौकरी की बात कर रहे हैं, अगले 2 सालों में ऐसा क्या करेंगे फ्यूचर में नौकरी हमारे लिए सही रहे। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और यंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। पहली चीज, वर्क ऑन योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स बढ़ाते रहें। कौन से स्किल्स की बात कर रहा हूं? अगर आप इंजीनियर हैं तो साथ में आप क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएं। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाएं। जो भी स्किल्स आपके लिए बहुत दूर लगता है या लगता है ये मेरे सेक्टर का नहीं है, अगर आप वो स्किल्स बढ़ाएं तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे जिसके वजह से आपकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे ये स्किल्स? आप ये सारे स्किल्स बढ़ाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन से। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब ऑनलाइन डिग्रीज देनी स्टार्ट करेंगी। तो जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिग्री दे रही है तो मतलब जितना भी ऑनलाइन एजुकेशन है उस सबको मान्यता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उसकी वैल्यू कम थी। अब लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है तो उसकी भी वैल्यू है। तो आप बेझिझक होकर ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू कीजिए, नए नए स्किल्स सीखिए, चाहे वो डिजिटल हो या वो ह्यूमन डायरेक्शन में जाएं या फिर वो ऐसे स्किल्स हो जो इन दोनों को जोड़ें। स्किल्स के बाद बात करेंगे फर्दर एजुकेशन की। कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस या नेशनल क्राइसिस आता है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट फर्दर एजुकेशन, स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। आप मास्टर्स के बारे में अभी सोचें तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब तक आप मास्टर्स कंप्लीट करेंगे शायद क्राइसिस निकल जाएगा और निकल भी जाएगा, और आप जब मार्केट में उतरेंगे तो आपके पास मास्टर्स डिग्री भी होगी एंड यू विल गेट अ बेटर जॉब। तो मास्टर्स डिग्री के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है अभी समय वेस्ट ना करें और वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पढ़ाई करना स्टार्ट करें। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, पियर्सन नाम की कंपनी है जो टोफल एग्जाम देती है। टोफल एग्जाम अब आप घर बैठे दे सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम आप घर बैठे ही दे सकेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारे काम आप अभी कंप्लीट करें। दूसरी चीज, अपने रेज्यूमे को डेवलप करना स्टार्ट करें। तो जिन हम स्किल्स की बात कर रहे थे वो आपके रेज्यूमे में ऐड होता है। एक रेज्यूमे में एक और चीज ऐड होती है, वो है वर्क एक्सपीरियंस। अब हमने जॉब्स की बात की कि जॉब्स का सिनेरियो तो थोड़ा मुश्किल है, अभी बहुत उथल पुथल चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें वर्क एक्सपीरियंस भी मिले और परेशानी भी ना हो? पहली चीज, इंटर्नशिप। बहुत सारी कंपनीज अभी ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं, जहां पर आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से उनके लिए कुछ कुछ काम कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम कंपनीज दे रही हैं। एक प्रॉब्लम जरूर है, शायद कंपनी आपको उसके लिए स्टाइपेंड या आपको उसके लिए पैसा ना दे। डू नॉट थिंक अबाउट मनी। ये समय नहीं है पैसे के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि पैसा तो बाद में आ जाएगा, लेकिन ये समय अगर आपने वेस्ट कर दिया तो ये समय वापस नहीं आएगा। और कोरोना वायरस खत्म होने के बाद कंपनीज, कॉलेजेस आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपने कोरोना वायरस के टाइम पे क्या किया, अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। वेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि वो दिखाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। दोस्तों, इंटर्नशिप से ही रिलेटेड एक और शब्द है अप्रेंटिसशिप, जो अभी काफी कम सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे अकाउंट्स, सीए और लॉ के सेक्टर्स में, जहां पर आप एक सीनियर मैनेजर से डायरेक्टली सीखते हैं, उनके साथ काम करके और उनके साथ समय बिताकर।
तो अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सीखना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, ट्राई एंड गेट टू लर्न फ्रॉम देम, बिकम एन अप्रेंटिस। हिंदी में बात करूं तो अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द बनना। तो आप उनसे कहिए मुझे आपका शागिर्द बनना है, मुझे आपसे सीखना है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी चीज है वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग से भी आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन हैं अभी जहां पर आप एनजीओज के लिए ऑनलाइन वॉलंटियर कर सकते हैं। उनको सोशल मीडिया में हेल्प चाहिए, उनको फोटोज एडिट करनी है, उनको वीडियोज एडिट करने हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है और एक अच्छी फीलिंग तो सेटिस्फैक्शन की रहती ही है कि आपने किसी की मदद की। अब ये सारा तो वर्क एक्सपीरियंस का तरीका है जिससे हम रेज्यूमे को बढ़ा सकते हैं। एक और मेरे दिल के करीब वर्क एक्सपीरियंस लेने का सबसे बढ़िया तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप। आप खुद का बिजनेस, खुद का काम स्टार्ट करें। यही समय है जब आप एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के एक बड़े उद्योगपति या एक बड़े प्रोफेशनल या एक बड़े इंसान बन सकते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू होते ही आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी इनोवेशन हुई। हम एक मिडिल इनकम कंट्री हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें अफोर्ड कर सकें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बड़ा करने के लिए। जो लाखों का वेंटिलेटर आता है वो हम हर हॉस्पिटल में, हर आईसीयू में नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही कोरोना लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, छोटी छोटी कंपनीज ने, प्रोफेसर्स ने कॉलेजेस में लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाना स्टार्ट किया। यही दिखाता है ट्रू इनोवेशन। और अगर आप इनोवेट करेंगे, नई चीज लाएंगे, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, वेंटिलेटर बनाने की ही जरूरत है। आप सिंपल सॉल्यूशंस निकालिए। जैसे अगर आप नलके से हाथ धोना चाहते हैं, नलके को टच करेंगे तो फिर आपके हाथ दोबारा गंदे होते हैं। एक नया इनोवेशन हुआ है जो अभी काफी फेमस हो गया है इंडिया में, जहां पर हम हाथ से नलका नहीं खोलते, अब हम पैर से एक पेडल दबाते हैं और उस पेडल की वजह से पानी आता है, साबुन भी आता है, या फिर डिस्पेंसर से आपको सैनिटाइजर मिल जाता है, जिससे आप भी सेफ रहते हैं, अगला इंसान आता है वो भी सेफ रहता है। तो ऐसी ही छोटी चीजें, अगर ऐसे ही आपके पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, उनको आप बड़ा कीजिए। एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका होता है टीचिंग में घुसने का। अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आप किसी को दे सकते हैं, तो ट्रस्ट मी, मैं भी एक टीचर हूं, एक स्टूडेंट जरूर है जिसको वो नॉलेज चाहिए। प्रॉब्लम थी कनेक्शन की और अब वो टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दी है। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। पढ़ाने से खुद को तो सेटिस्फैक्शन मिलती ही है, साथ में ही आपके खुद के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके काफी क्वेश्चंस का आज आंसर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इन सब से मदद मिली होगी। कोरोना की अनसर्टनिटी का आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम अगर अच्छी प्लानिंग करें और लगातार प्रयास करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, तो कोरोना क्या, हम इससे भी बड़ी चीजों के ऊपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो सीखता जाएगा वही कोरोना को जीतता जाएगा। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें बताएं, कमेंट करें, फीडबैक दें, आप सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। और अगर आप को हमसे और कुछ बातें करनी है तो प्लीज हमसे क्वेश्चन पूछिए। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। स्टे सेफ, घर पे रहें, अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। धन्यवाद, नमस्कार।